गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकंड यूनिट का जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म्स ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्क्रीन पे जो आपको इक्वेशन दिख रही है वो एक्सप्रेशन जो है वो निकाला था, ठीक है। एक्चुअल में वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू टोटल एनर्जी। इसे हम यहाँ पर वेक्टर उनके ऑपरेटर की फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि टोटल एनर्जी जो है उसका ऑपरेटर होता है आयोटा एच कट डेल ओवर डेल टी, और यहाँ पर जो मोमेंटम है ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है, तो मोमेंटम जो है उसका ऑपरेटर होता है माइनस आयोटा एच कट डेल। तो जब p का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस आयोटा का स्क्वायर हो गया माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई 2m। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। और डेल स्क्वायर क्या है, लाप्लासियन संकारक या लाप्लासियन ऑपरेटर कहलाता है। इस इक्वेशन के अंदर जो ये v है पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन पोजिशन एंड टाइम, ठीक है। ये किसका फंक्शन है, स्थिति आर वेक्टर का और समय टी का। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि एफ जो है उसके बराबर होता है माइनस ग्रेड वी, किसी बल क्षेत्र में गति करने वाले कण के लिए है ये। यानी कि स्थितिज ऊर्जा जो है, क्योंकि किसी कोई कण है, अगर वो किसी उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है जो कि समय के साथ परिवर्तित होता है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो वो एक ऐसी स्थितिज ऊर्जा के क्षेत्र में गति कर रहा है जो समय के साथ परिवर्तित हो रही है, ठीक है। तो ये वाला जो इक्वेशन है वो समय पर निर्भर करता है और इसमें टाइम का फंक्शन है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण, ठीक है। तो काल अनाश्रित जो उस पर निर्भर नहीं करता हो, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जैसे हमने अभी बात की कि पोटेंशियल जो है वो टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है और पोजीशन पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे बल क्षेत्र होते हैं या कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसमें पोटेंशियल जो होता है इज़ फंक्शन ऑफ ओनली पोजीशन, ठीक है। वो केवल स्थिति का फलन होता है। और ऐसी घटनाओं के लिए हमें जो साई आर टी है, साई जो कि आर और टी के दोनों का फंक्शन है, उसको भी क्या है ऐसे दो भागों में बांटना पड़ेगा, जिसमें एक हिस्सा तो केवल स्थिति पर निर्भर करे और दूसरा हिस्सा जो है वो केवल टाइम पे डिपेंड करे, जैसे साई आर और फाई टी। एक बात यहाँ पे याद रखने की है हमेशा कि साई की जो प्रॉपर्टी है या तरंग फलन का जो गुणधर्म है वो ये कहता है कि जैसे आप एक फलन, दूसरा फलन, तीसरा फलन उनका अध्यारोपण करते हैं, तो उसमें जो तरंग फलन होता है, अध्यारोपण मतलब उनका जुड़ना होता है, लेकिन तरंग फलन जो होता है वो हमेशा उसमें क्या होता है, गुणा होता है, कभी भी प्लस का साइन नहीं आता। जैसे साई आर और फाई टी दोनों क्या है, साई आर टी के हिस्से हैं, है ना। तो लेकिन क्या है, इन दोनों का हमेशा क्या होगा, गुणा होगा। अगर तीन भी होते तो तीसरा फंक्शन आ जाता, वो भी इसके साथ गुणा में ही आता। तो हमेशा क्या होता है, गुणा ही होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस साई आर टी के मान को इस इक्वेशन में रख देंगे, जो हमारी इक्वेशन है ना ये वाली, इसके अंदर इसे रखेंगे। साई आर टी यहाँ है, साई आर टी यहाँ है। अब जब यहाँ पर इसका मान रख करके और अंदर ब्रैकेट में जो राशि है उनके साथ इसको रखेंगे, तो क्या होता है, जैसे फर्स्ट था माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m और उसके बाद में था डेल स्क्वायर साई आर टी। तो साई आर टी का जब हम मान रखेंगे ना, तो जो उसका हिस्सा साई आर है, तो ये डेल संकारक क्या करता है, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव लेता है ना। तो इस हिस्से में आर है, इसमें भी एक्स वाई जेड रहेंगे, तो इसको आप डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका डेरिवेटिव होगा तो कुछ भी वैल्यू आ सकती है। और फाई टी जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता डेल स्क्वायर से, इसीलिए वो बाहर निकाल लिया हमने, क्योंकि ये क्या है, टाइम का फंक्शन है। तो डेल स्क्वायर तो केवल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन को का डेरिवेटिव रहता है डेल स्क्वायर ओवर, जैसे ये रहता है ना, डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये फाई टी को बाहर निकाल लिया, वी के साथ साई आर और फाई टी दोनों आ गए। और टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो आयोटा एच कट साई आर क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो आर का तो कोई रोल नहीं रहता है, केवल फाई टी का डेरिवेटिव होगा।
ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो बन जाती है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को साई आर और फाई टी का भाग देंगे। तो जब इसको आप भाग दोगे ना साई आर और फाई टी का, तो फाई टी से फाई टी कैंसिल हो जाएगा। अब ये तो क्या है, बदलेगा, अभी डेरिवेटिव हुआ नहीं तो आप नहीं काट सकते। इसमें भी दोनों कट जाएंगे क्योंकि दोनों से भाग दिया जा रहा है। जो थर्ड टर्म है इसके अंदर क्या होगा, साई आर से साई आर कट जाएगा और क्या बचेगा, बटे में फाई टी बचेगा। तो इस तरीके से ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है, इधर बटे में साई आर, इधर बटे में फाई टी। तो इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो बन जाती है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए। इस इक्वेशन में क्या है, इस इक्वेशन के अंदर लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो केवल पोजीशन का फंक्शन है और राइट हैंड साइड जो है वो केवल टाइम का फंक्शन है। लेकिन ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। अब एक तरफ तो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंडेंट इक्वेशन है, दूसरी तरफ केवल टाइम पे डिपेंडेंट इक्वेशन है। तो वो दोनों बराबर कैसे हो सकती हैं कि या तो वो दोनों किसी ऐसे नियतांक के बराबर हैं जो मतलब ये लेफ़्ट हैंड साइड भी उसी नियतांक के बराबर है जिसके राइट हैंड साइड बराबर है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये दोनों इक्वेशन जो है वो एक दूसरे के बराबर है। कि हमने ये अज्यूम किया कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल टू ई, वेयर ई इज़ एनर्जी, ई रिप्रेजेंटिंग एनर्जी। ठीक है, और इस तरीके से अगर हमने ई लिया तो सबसे पहले राइट हैंड साइड आयोटा एच कट ओवर फाई टी डेल फाई टी ओवर डेल टी इज़ इक्वल टू ई। और लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ये 1/साई आर है ना, इसको बाहर निकाल सकते हैं तो कोई वो दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या होगा, 1/साई आर बाहर, माइनस एच कट स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी आर इज़ इक्वल टू ई। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है जो ई के इक्वल है। तो ये वाला जो इक्वेशन बनता है, इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों पोजीशन डिपेंडेंट हैं और टाइम पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो ये वाली इक्वेशन जो है वो क्या कहलाती है, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है। इससे प्राप्त होने वाले हल जो हैं इस समीकरण को, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप इसको अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये ऐसा है, माइनस एच कट स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर साई प्लस वी साई इज़ इक्वल टू ई साई। ये इक्वेशन ऐसी है। ठीक है, साई को मैंने अंदर दोनों से गुणा कर दिया। इसको आप यहाँ से रिमूव कर दो। ठीक है, तो इसको आप रिमूव करोगे तो जैसे ये बन जाएगा डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2m एच कट स्क्वायर। क्योंकि अब इसको रिमूव करूँगी तो माइनस तो दोनों को मिलेगा और उल्टा मिलेगा 2m ओवर एच कट स्क्वायर, क्योंकि इसके पास क्या है, एच कट स्क्वायर ओवर 2m है। तो v साई इज़ इक्वल टू ई, और ई के पास भी क्या आएगा, और 2m ओवर एच कट स्क्वायर माइनस का आएगा। इसको आप इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। इस तरीके से इक्वेशन बनेगा, जो आगे एक जगह है भी इसका पूरा। तो ये इक्वेशन जो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या बताता है कि किसी वी पोटेंशियल या वी स्थितिज ऊर्जा वाले क्षेत्र के अंदर कण की गति की वजह से जो कण की गति हो रही है उसको अभिव्यक्त करने वाला जो तरंग फलन है उसका जो केवल पोजीशन पर निर्भर भाग है ना वो बताएगा ये। ठीक है, साई आर बताएगा। ओके, तो साई आर टी का जो आर वाला हिस्सा है सिर्फ वो बताएगा। सेकंड जो इक्वेशन का पार्ट है वो है आयोटा एच कट डेल फाई बाई डेल टी इज़ इक्वल टू ई फाई। तो आप इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे, और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल या ऐसे कहें कि कुछ नहीं, आयोटा जो है अगर आप उसको 1/आयोटा जैसे या कहें 1/आयोटा है, अगर उसको ऊपर लिखते हो तो माइनस आयोटा आ जाता है। ये आयोटा जब इस साइड आएगा तो 1/आयोटा होगा और वो ऊपर लिखोगे तो माइनस आयोटा आ जाता है। एच कट नीचे आ गया, डेल टी को इधर ले जाओ, फाई को नीचे ले आओ। इस तरीके से रिप्लेस करना है। ये इस इक्वेशन से
इस इक्वेशन से ये इक्वेशन सिंपली लाया है, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करो। जैसे ये है डेल फाई ओवर फाई, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लोग फाई, ठीक है। एल एन फाई क्या होगा, एल एन फाई, और एल एन फाई इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट ई ओवर, सॉरी ये ना मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, एल एन फाई इज इक्वल टू माइनस आई ई टी ओवर एच कट। इसका डिफरेंशियल करेंगे डेल टी का, तो ई और एच कट सब कांस्टेंट है, तो टोटल एनर्जी है ई, और इस तरीके से यहाँ पे टी इंट्रोड्यूस हो जाएगा इंटीग्रेशन से। सी एक कांस्टेंट है, ये देखिए ये वाला एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। फाई ये एल एन को जब आप रिमूव करोगे तो ये वाला एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस इक्वेशन का जो हल है, समय आश्रित समीकरण का जो हल है वो ये है, फाई इज इक्वल टू सी ई की पावर माइनस आयोटा ई टी ओवर एच कट, ये वाला। तो सी को सुविधा के लिए हमने 1 मान लिया है। तो क्या होता है कि हमारा जो टोटल वेव फंक्शन है साई आर टी इज इक्वल टू साई आर इंटू फाई टी। तो फाई टी की वैल्यू क्या है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल वेव फंक्शन आ जाता है। और साई आर जो है वो यहाँ पे काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण का सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप जो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है वो, और किस तरीके से टाइम पर डिपेंडेंट जो वेव फंक्शन है वो लिखा जाएगा, वो इससे प्राप्त कर सकते हो। फिर उसके बाद में इससे क्या होता है कि ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, वो इसमें से ये सिर्फ पोजीशन, ये तो टोटल लिखी गई है, ये क्या है, प्रथम कोटि के अवकल समीकरण है समय में। ये समय में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। तो इससे क्या होता है कि आप समय में प्रथम कोटि के अवकल समीकरण होने की वजह से क्या होता है, जब आपको साई आर 0 ज्ञात है, ठीक है, तो आप उससे साई आर टी याद कर सकते हो। मतलब टी बराबर 0 पे कण की स्थिति अगर आपको ज्ञात है ना, तो कोई टाइम टी पे भी ज्ञात कर सकते हो। कैसे, जैसे ये वाला एक्सप्रेशन है ना, इससे। तो वो टाइम आप यहाँ पे पुट करो और ई की वैल्यू पुट करो, उस तरीके से हमारे पास साई आर टी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है कि यह समीकरण साई में एक रेखीय समीकरण है, और इसमें क्या होता है, साई या साई के अवकलन युक्त पद ही हैं, और साई स्क्वायर या साई के अवकलन के वर्ग, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई फॉर्मेट नहीं बन रहा है, सिंपल इक्वेशन है। तो इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत जो वो लगता है, यानी कि यदि साई 1 या साई 2 दो सॉल्यूशन रहते हैं, तो फिर श्रोडिंगर समीकरण के जो दो स्वतंत्र हल हैं, तब इनका रेखीय सम्मिश्रण भी होता है ना, वो भी क्या होता है, श्रोडिंगर समीकरण का एक संभावित हल होगा। मतलब अगर मान लीजिए जो वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसमें साई के क्या होंगे, 2 मान प्राप्त होंगे, साई 1 और साई 2। तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा ना, ये भी क्या है, उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। इक्वेशन का सॉल्यूशन होने का मतलब आप इस तरीके से भी वेरीफाई कर सकते हो कि वो सॉल्यूशन उस इक्वेशन में पुट करोगे तो इक्वल्स टू 0 या इक्वल्स टू ई जो कांस्टेंट है वो हमें मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद है एक समांगी समीकरण। ये वाली इक्वेशन का मान जो है वो सभी समयों पर नियत बना रहता है, अतः तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण भी समय पर निर्भर नहीं करता है। ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, उसका मान जो है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मोड ऑफ साई स्क्वायर डी। ये टोटल उसको बताता है, टोटल प्रोबेबिलिटी को बताता है एक तरीके से, या ये कहें कि कण के पाए जाने की स्थिति को बताता है, किसी समय टी और स्थिति आर पर कण के पाए जाने की प्रायिकता को बताता है। प्रसामान्यीकरण समय पर निर्भर नहीं करता, इसे प्रसामान्यीकरण भी कहते हैं। समतल तरंग फलन भी श्रोडिंगर समीकरण का एक संभव हल है। समतल तरंग फलनों से अध्यारोपण कर एक तरंग पैकेट का निर्माण किया जाता है, अतः तरंग पैकेट भी श्रोडिंगर समीकरण के संभावित हल होते हैं। ये इसके कुछ रिजल्ट थे श्रोडिंगर इक्वेशन के। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद है तरंग फलन साई आर टी की भौतिक सार्थकता तथा इसकी व्याख्या।
तो मैं इसे पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जो समझने के रहेंगे, मैं वो एक्सप्लेन करती जाऊँगी। ठीक है, मैं इसे शुरू से ही पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। किसी स्थितिज ऊर्जा VRT वाले बल क्षेत्र में गतिशील कण के संपूर्ण व्यवहार को psi-RT से वर्णित किया जाता है। और psi-RT एक सम्मिश्र फलन है जिसका सीधा भौतिक अर्थ नहीं निकलता। psi-RT का संबंध जो है वो किसी समय t पर एक कण की स्थिति r पर पाए जाने की प्रायिकता से होता है। psi-RT का मान उस क्षेत्र में अधिक होता है जहां कण के पाए जाने की संभावना अधिक होती है, और अन्य क्षेत्र में जहां कण के पाए जाने की संभावना नगण्य होती है वहां psi का मान 0 होता है। यानी कि ये सिंपली जो है जुड़ा हुआ रहता है कण की स्थिति से और उसके कण के पाए जाने की प्रायिकता से। ठीक है, जहाँ कण के पाए जाने का प्रायिकता अधिक रहती है psi-RT ज़्यादा होगा, जहाँ कम होती है वहाँ पर इसका psi का मान जो है वो 0 होता है। psi-RT t टाइम पर, पोजीशन r पर कण के पाए जाने की प्रायिकता को बताता है। ये एक सम्मिश्र फलन है। ठीक है, मैक्स बोर्न जो था उसने 1926 में ये परिभाषित किया कि एक कण जो तरंग फलन psi-RT से वर्णित किया जाता है कि किसी बिंदु XYZ पर समय t पर पाए जाने की प्रायिकता मोड psi-RT² के मान के समानुपाती होती है। अर्थात ये जो तरंग फलन है इससे वर्णित कण की स्थिति प्रायिकता घनत्व या पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, PRT इज इक्वल टू मोड psi-RT²। जैसे किसी कण की स्थिति r और समय t पर के व्यवहार को बता रहा है ना यहाँ पे psi-RT, तो जो प्रायिकता है पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी उसको उसके लिए मैक्स बोर्न ने ये कहा कि इन बिंदुओं XYZ यानी कि स्थिति R है एक तरीके से, और समय t पर पाए जाने की जो प्रायिकता है उसका जो एग्जैक्ट मान है वो किसके बराबर आता है, मोड psi-RT² के बराबर आता है। ये जो है ना यहाँ पे मोड psi-RT का मतलब होता है एक तो एक्चुअल साई जो है वो, एक उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब होता है जहाँ कहीं भी आयोटा वगैरह रहता है उसको आप माइनस आयोटा से रिप्लेस करोगे। ठीक है, psi*RT क्या है, तरंग फलन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। और इसके अनुसार जैसे आप इसको दोनों तरफ आयतन अल्पांश dv से गुणा कर दोगे तो ये क्या बताएगा, ये एक कण के पाए जाने की प्रायिकता देता है। और psi-RT को क्या कहते हैं, प्रायिकता आयाम कहते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे प्रायिकता आयाम, ये काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ चल रही है, तो इनको थोड़ा सा अलग अलग करके देखते हैं कि मतलब क्या है ये। psi-RT क्या है, psi-RT प्रायिकता आयाम है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, ये psi-RT क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड को बताता है, नॉट द एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और PRT क्या बताता है, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, स्थिति प्रायिकता घनत्व को बताता है। किसको बताएगा, स्थिति प्रायिकता घनत्व, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। देन what is the actual probability is, तो इसके अंदर जो एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, PRT dv, मोड psi-RT² dv। ये क्या है, प्रायिकता होगी। बोर्न की व्याख्या से क्वांटम यांत्रिकी में स्वीकार्य तरंग फलनों पर 2 प्रतिबंध लग जाते हैं। प्रथम, तरंग फलन किसी भी स्थान पर अनंत नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ कहीं भी इसका मान अनंत होगा ना तो मोड psi-RT² dv ये कण की प्रायिकता को दर्शाता है, और प्रायिकता क्या है, अनंत नहीं हो सकती, तो इसीलिए हमारा तरंग फलन भी कभी भी अनंत नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन, psi-RT का केवल एक मान हो सकता है, समझ रहे हो ना आप, एक मान हो सकता है, क्योंकि किसी भी स्थान पर किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता जो होती है वो एक ही होगी ना, दो प्रायिकताएं थोड़ी होती है, प्रायिकता के एक से अधिक मान नहीं हो सकते। तो 2 कंडीशन लग गई, एक तो साई का मान कभी भी अनंत नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद है तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण या नॉर्मलाइजेशन। तो ये नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है कि जो किसी स्थान पर r पर और किसी समय t पर जो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है या psi-RT है, या यूँ कहे कि अल्पांश आयतन dv में पाए जाने की जो प्रायिकता है, अल्पांश आयतन dv में पाए जाने की, ये क्या है, प्रायिकता। PRT dv क्या होता है, प्रायिकता होता है। तो उससे
संपूर्ण आकाश में क्या होता है, कण का अस्तित्व कहीं ना कहीं तो होना आवश्यक है। अगर आपको कहें कि किसी कमरे में अगर कोई लड़का है, तो अब ये कहें कि लड़के के पाए जाने की प्रायिकता पूरे कमरे में कहाँ कितनी है, तो पूरे कमरे में तो एक ही होगी, मैक्सिमम होगी, आधी या अधूरी थोड़ी होगी, उसी कमरे में ही तो है। तो अगर संपूर्ण आकाश के हिसाब से आप अगर समाकलन करोगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू ही तो आएगी। कण की भी संपूर्ण आकाश में कहाँ है, कहीं ना कहीं तो है ही। तो संपूर्ण आकाश के हिसाब से अगर इंटीग्रेशन करोगे और टोटल प्रायिकता निकालोगे संपूर्ण आकाश के लिए, तो वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो मोड साई आर टी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1, ये समाकलन क्या है, संपूर्ण आकाश के लिए है। उपरोक्त समीकरण को हम क्या कहते हैं, प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध कहते हैं। तरंग फलन साई का गुणांक इस प्रकार से समंजित किया जाता है कि तरंग फलन जो है वो प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध का पालन करे। ये वाली जो लाइन है ना कि तरंग फलन का गुणांक समंजित करेंगे, ये आपको आगे जो एग्जाम्पल्स आएंगे ना उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, फिर है टिप्पणी। साई प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध का पालन करते हैं, समय पर निर्भर नहीं करते हैं, और प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध समय पर निर्भर नहीं करता है। ये जो टिप्पणी है इसके अंदर साई आर टी काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण के हल हैं, और क्योंकि प्रोबेबिलिटी टाइम पे डिपेंड करती नहीं है तो ये क्या है, ज़ीरो के। तो इसमें डेल बाई डेल टी पी आर टी डी वी ये जो सिद्ध करना है 2.16 में बताया, मैं आपको इसका फ़ोटो भेज दूँगी कि किस तरीके से किया गया है। साई आर टी के स्थान पे जैसे इसने कहा साई डैश आर टी, तो इसमें जहाँ भी जैसे साई आर टी है उसके स्थान पे साई डैश आर टी ई की पावर आयोटा अल्फ़ा साई आर टी या अल्फ़ा कोई नियतांक है रख दिया जाए, तब हम पाएंगे कि प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि जब आप मोड स्क्वायर करोगे तो एक बार जैसे, क्योंकि ई की पावर आयोटा अल्फ़ा जैसे है ना, तो जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस आयोटा अल्फ़ा आएगा, आयोटा की जगह माइनस आयोटा अल्फ़ा करेंगे और दोनों का गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तरंग फलन की भौतिक सार्थकता, स्थिति प्रायिकता घनत्व तथा प्रसामान्यीकरण पर प्रावस्था गुणक का कोई प्रभाव नहीं होता। ये फेज फैक्टर बोलते हैं इसको, ई की पावर आयोटा अल्फ़ा को, इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता है। तरंग फलन प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध का पालन करते हैं, उन्हें स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन कहते हैं। जो वेव फंक्शन इस नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का पालन करते हैं ना, उन्हें हम स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन कहते हैं। और अब नेक्स्ट जो है ये क्या है कि साई के नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या ज़रूरी है कि साई जो है नॉर्मलाइज करने के लिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, वाई इज इक्वल टू पाई प्लस माइनस इन्फिनिटी, और z इज इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पे 0 हो जाना चाहिए। मोड साई स्क्वायर डी वी, जो कि आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी को बताता है, एक परिमित नियतांक के रूप में होता है। ओके बच्चों, इसको अच्छे से स्टडी कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम रहे तो पूछ लेना। बाय।